अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हम चैप्टर 20 एसी सर्किट इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, सीआरक्यूज़, ईआरक्यूज़, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, डायग्राम्स एंड फार्मूलाज सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये जो है वो आपको चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम एक एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब जस्ट हमने जो पूरा टॉपिक पढ़े हैं उसको हम जो है वो यूज़ कर इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखना सीआरक्यूज़ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ईआरक्यूज़ आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल मैंने सारे सॉल्व कराने हैं जो चल रहे हैं, तो आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि भाई देखो नोट्स बन गए हैं क्लास 12 फिज़िक्स के, जिसमें जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं ना, वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हैं। तो अगर आपको वो चाहिए हो तो उसकी फ़ीस हमने 200 रुपये रखी है। PDF में नंबर आ रहा है, इस पर आप फीस पे करो और अपना PDF ले लो, जिसमें सारे चैप्टर सॉल्व हैं, सारे ERQs, CRQs, MCQs, डेरिवेशंस, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब सॉल्व है। तो आपकी जो स्टडी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी मदद से। ठीक है, और इधर मैं सॉल्व भी कराता हूँ, आप इधर भी देख सकते हो। और अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो तो ग्रुप में ऐड हो जाना, ग्रुप में सब चीज़ें मिलेंगी। उसकी फ़ीस 3000 है। ठीक है, पूरे साल के लिए। चलो स्टार्ट लेते हैं और MCQs से अपना जो है वो कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि आपने इस सब को नोट कर लेना ताकि भूलो नहीं। मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत आसान तरीके से समझाऊं, कुछ भी मुश्किल ना करूं आपके लिए। अच्छा चलो, अब सबसे पहले हम अपना जो है वो MCQs से स्टार्ट लेते हैं। MCQs, उसके बाद फिर हम आगे अपने चलेंगे। अच्छा, MCQs बहुत आसान है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वही हैं, लेकिन मैं रिवाइज़ भी कराऊंगा। आपको कहा जा रहा है, देखो बराबर में चल रहा है, इन अल्टरनेटिंग करंट, आपके पास एक अल्टरनेटिंग करंट है। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनता है। आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई आ गया करंट, ठीक है, यहाँ पर करंट आ गया, यहाँ पर टाइम आ गया। अब आप ये चीज़ नोट करोगे कि अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल आता है। सही है, तो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है, जिसे हम AC बोलते हैं, AC करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पीरियोडिकली। अब आपको पता है ना अल्टरनेटिंग करंट कैसे आता है। फॉर एग्जांपल समझो ये एक कैपेसिटर है। अब समझो ये आपके पास चार्ज है। चलो इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, इसको कैपेसिटर नहीं, इसको रेजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज क्या करेगा, अल्टरनेटिंग करंट अगर आ रहा है तो पहले ये चार्ज आगे जाएगा, फिर ये चार्ज पीछे आएगा, इसी तरह ये आगे पीछे करता रहेगा। ऑक्सीलेशन होती रहेगी, जिसकी मदद से आप ये साइनोसाइडल वेव बना सकते हो। हम सीख चुके हैं इसे बनाना। ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन में ये जाता है। फॉर एग्जांपल देखो पॉजिटिव में आ गया, फिर कुछ टाइम लगाकर फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, यानी नेगेटिव में जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अल्टरनेशन कहेंगे। देखो ऑक्सीलेशन तो बेशक हो रही है, आप बोलोगे सर ये ऑक्सीलेशन है, लेकिन रिवर्स जा रहा है, यानी पहले पॉजिटिव था अब रिवर्स हुआ है, तो इसका मतलब इसमें अल्टरनेशन आ रही है। ठीक है, तो ये अल्टरनेशन, यानी हमारे पास पहले का जो जवाब है वो A है। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड अल्टरनेटिंग करंट इन पाकिस्तान इज। देखो ये बात याद रखना, पाकिस्तान में जो AC करंट आता है ना, यानी जो पाकिस्तान में AC करंट दिया जाता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। तो ये याद रखने वाली बात है आपको, यानी 1 सेकेंड के अंदर 50 साइकिल्स आते हैं आपके पास। अच्छा, द पैरामीटर फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वो कौन सा पैरामीटर है जो कि बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो ये चीज़ हमें फ्रीक्वेंसी बताती है कि भाई किस रिस्पेक्ट से करंट चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट से। ठीक है, यानी करंट जो साइकिल है वो कितने चेंज हो रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट से, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें बताती है। तो इस पैरामीटर को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, B। चलो, इन AC सर्किट, आपके पास एक AC सर्किट है, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। देखो अगर आपके पास सर्किट रेजिस्टिव है, यानी इसका मतलब है सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है। समझो ये आपके पास एक AC सोर्स है और ये जस्ट रेजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी फेस लैग नहीं होता, ना ही फेस लीड होता है। तो यहाँ पर एंगल जो आता है वो 0 निकल कर आता है। 4 का हमारे पास A है, 0। फेस लैग, फेस लीड का कॉन्सेप्ट ये हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर आता है। सही है, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टर इस तरह का कोई फिनोमेना शो नहीं करता। वो कौन सी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है, एक डिवाइस आपको इस्तेमाल करनी है करंट को मेजर करने के लिए और
वोल्टेज को मेजर करने के लिए। याद रखना एक ही डिवाइस होनी चाहिए। तो देखो अगर आप वोल्ट मीटर यूज़ करोगे तो उससे वोल्टेज तो मेजर होगा मगर करंट नहीं। एम मीटर यूज़ करोगे तो करंट मेजर होगा, वोल्टेज नहीं। एवोमीटर अगर यूज़ करोगे तो उससे ये दोनों मेजर हो जाएंगे। एवोमीटर क्या है? ए फॉर एम्पेयर, वी फॉर एम्पेयर क्या है? करंट का यूनिट। तो वी क्या है? वोल्टेज, वोल्टेज यानी वोल्ट, वोल्टेज का यूनिट। और ओ फॉर रेजिस्टर। तो आप एवोमीटर की मदद से करंट, वोल्टेज, रेजिस्टर तीनों चीज़ें मेजर कर सकते हो। तो डी यहाँ पे सही है, एवोमीटर। डी आ गया। देखा एमसीक्यूज़ कितने छोटे छोटे से। अच्छा, अब आपके पास है नंबर 6, इन एन एसी सर्किट द टर्म रिएक्टेंस रिप्रेजेंट द। देखो रिएक्टेंस आपको क्या बताती है? रेजिस्टेंस, जो कि किसकी वजह से आती है? कैपेसिटर की वजह से। अगर रेजिस्टेंस आ रही है करंट के फ्लो को कैपेसिटर की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो करंट को रेजिस्टेंस दे रहा है, तो अब आप ये नहीं बोलोगे कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, आप बोलोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आपके पास एक इंडक्टर लगा हुआ है, वो भी रेजिस्टेंस दे रहा है करंट को, तो उसे बोलोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर सही क्या हुआ? कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव ऑपोजिशन टू करंट फ्लो। ऑपोजिशन क्या? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सी इसका सही है 7। अ टाइप ऑफ सर्किट कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस एंड रिएक्टेंस इज। देखो भाई, अगर आपके पास दो रिएक्टेंस सेम आ जाए तो वो कौन सा सर्किट होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, देखो याद करो, हमने ये पढ़ा था ना, अगर आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम आ जाए तो वो कौन सा सर्किट होता है? चाहे पैरेलल हो या सीरीज, वो होता है रेजोनेंस वाला सर्किट, है ना। चलो, तो रेजोनेंट आ गया डी। यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये याद रखना। इन एन एसी साइन वेव द पीक टू पीक वोल्टेज, देखो पीक टू पीक वोल्टेज होगा तो डबल हो जाएगा। अब इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारी बुक में था नहीं, तो इसलिए जैसे इसे ए लगा लो और बात को याद रखना कि पीक टू पीक से डबल हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट? ये बात याद रखना कि पावर फैक्टर जो रेजिस्टिव सर्किट का होता है वो 1 होता है। तो 1 आ रहा है यहाँ सी में। अच्छा, अब आखिरी है, द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफार्मर। भाई सिंपल है, ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ किया जाता है? जब एसी करंट आपके पास हो तो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना। तो यानी यहाँ पर हमारे पास क्या सही हो बच्चों? बी सही हो गया। चलो, ये इसकी तरतीब है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ए बी, ए डी, सी डी ए, सी बी। चलो, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया भाई, सारी चीज़ें ठीक हो गई हमारी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अपने CRQs। ये हमारे MCQs हो गए। इसी तरह न्यूमेरिकल भी ना मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, तो आप लोग परेशान नहीं होना कि सर ये कैसे आया यहाँ पर। मैं सब चीज़ें आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो, अब यहाँ आ जाओ। अब हम करते हैं अपने CRQs करते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, ये आपके पास आपने टू द पॉइंट इसमें जवाबात देने होते हैं। अच्छा, सबसे पहला CRQ देख लेते हैं। सबसे पहला CRQ क्या है? अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। जस्ट मेरा काम है यहाँ पर आपको आंसर देना। आप टॉपिक पढ़ चुके हो, आंसर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। डिफाइन RMS वोल्टेज। RMS वोल्टेज क्या होता है? एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन AC सर्किट। देखो भाई, RMS वोल्टेज आपके पास वो वोल्टेज है जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है DC के, ठीक है। यानी DC के वोल्टेज को देखकर आप AC का वोल्टेज निकाल रहे हो, इसी को आप RMS, रूट मीन स्क्वायर कहते हो। तो यहाँ बात लिखी हुई भी है, RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। वोल्टेज इज़ अ मेजर्ड ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, ठीक है। अब आपको AC करंट निकालना है, AC वोल्टेज निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप DC पहले लोगे सोर्स, DC सोर्स यूज़ कर आप वोल्टेज निकाल लोगे, फिर उसी वोल्टेज से आप AC सोर्स देख लोगे, जो हम पीछे टॉपिक को देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये बात याद नहीं आ रही तो आप लिखना RMS वोल्टेज, ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो पूरी आ जाएगी जिसमें एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है, तो इसको याद रखना। अच्छा, सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि पावर कैलकुलेशन में यूज़ होता है। RMS आप अक्सर कैलकुलेट कर रहे होते हो,
पीछे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें किए हैं। अच्छा, कंपैरिजन विद डीसी, डीसी से कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस यूज़ वगैरह हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। थोड़ा सा हमें टाइम भी सेव करना है तो हम जल्दी भी करेंगे। दूसरा करते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीक वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज एंड एवरेज वोल्टेज। देखो, है तो तीनों वोल्टेज और यूनिट भी तीनों के सेम है, वोल्ट, मगर तीनों अलग अलग चीज़ें, बहुत अलग अलग चीज़ें। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे पास पीक वोल्टेज क्या है। तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन अ वेव फॉर्म, जो भी मैक्सिमम वोल्टेज आ सकता है किसी वेव फॉर्म में, उसे हम पीक वोल्टेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आपकी एक वेव थी, ये वोल्टेज है, यहाँ टाइम है। तो आपकी एक वेव थी, वो यहाँ पे गई, यूँ गई। अब यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है ना इस पीक पर, और ये नेगेटिव में पीक है, वो पॉजिटिव में पीक है, तो इस पीक पे जो वोल्टेज होगा उसे हम बोलेंगे पीक वोल्टेज। देख रहे हो, यहाँ सबसे ऊपर जा रही है आपकी वेव। अच्छा, आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, जो कि आप एसी से कंपेयर करके डीसी से कंपेयर करके निकालोगे। अच्छा, एवरेज वोल्टेज क्या होगा, जो कि आप पूरे साइकिल पे जो वोल्टेज आया है वो निकालोगे। एवरेज ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ओवरऑल फुल साइकिल के लिए जो वोल्टेज होगा वो आपका एवरेज वोल्टेज होगा। सही, तो फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें आप उसे देख सकते हो। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा हम तेज़ चलेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स डिफर फ्रॉम डायरेक्ट करंट। देखो, बहुत सिंपल है, सीधी सीधी बात समझ लो। अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव साइकिल आता है और फिर नेगेटिव आता है। डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर डीसी करंट में आपको दिखाऊं, डायरेक्ट करंट में आपको दिखाऊं, तो वो इस तरह का आता है। डीसी करंट इस तरह का आता है, ये इस तरह से। देखो, इसमें कोई नेगेटिव साइकिल नहीं है, जस्ट पॉजिटिव साइकिल होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसे आप पढ़ सकते हो। चलो, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। अल्टरनेटिंग करंट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट डेट पीरियोडिकली रिवर्स्ड डायरेक्शन। तो देखो, अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, ये रिवर्स डायरेक्शन है ना। अच्छा, अब 4 पढ़ते हैं। जस्ट थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे ना तो कॉन्सेप्ट खुद भी क्लियर होंगे, बात खुद भी समझ में आएगी। डिफाइन रिएक्टेंस इन एसी सर्किट। रिएक्टेंस क्या होती है? रिएक्टेंस सिंपल रेजिस्टेंस है। अगर वो कैपेसिटर की वजह से आ रही है, कैपेसिटर अगर करंट को फ्लो करने से रोक रहा है तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, यानी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की ओपोजिशन करंट को। अगर वो इंडक्टर की वजह से आ रही है तो उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। और इंडक्टर कौन सी डिवाइस है? जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आराम से समझते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जो मैं बातें बता रहा हूँ वही इंग्लिश में भी लिखी हुई है, टाइम सेव करने के लिए ऐसा कर रहा है। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन एसी सर्किट। देखो, एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर का बिहेवियर और इंडक्टर का बिहेवियर अलग अलग होगा। जब आप एसी करंट दोगे कैपेसिटर को तो उसके पास करंट तो मैक्सिमम आएगा, कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, करंट मैक्सिमम आएगा, मगर उसके पास जो वोल्टेज है वो 0 से बढ़ना शुरू होगा कैपेसिटर पे, और जब तक बढ़ता रहेगा जब तक कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हो जाता। ये बात यहाँ लिखी हुई भी है। इंडक्टर पे क्या होगा? इंडक्टर के पास वोल्टेज मैक्सिमम आ जाएगा मगर करंट हल्के हल्के बढ़ना शुरू होगा 0 से। ग्राफ आप देख सकते हो दोनों के। ठीक है, तो आप लिखना ग्राफ ऑफ कैपेसिटर इन एसी करंट, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। ग्राफ ऑफ इंडक्टर इन एसी करंट, ये भी मिल जाएगा। बात जो मैंने कही है वो वहाँ दिख जाएगी। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एसी सर्किट अ कैपेसिटर कॉज द करंट टू लीड द वोल्टेज, यानी करंट जो है वो 90 पे जा रहा होगा। यानी कहना ये चाह रहे हैं, ये अगर मैं सर्किट बनाऊं तो अगर करंट होगा ना वो यहाँ से शुरू होगा, किसमें? कैपेसिटर में, और फिर वोल्टेज यूँ करके बढ़ना शुरू होगा, वोल्टेज यूँ करके बढ़ना शुरू होगा। सही है, इसको याद रखना। तो देखो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 0 है वोल्टेज, तो देखो करंट मैक्सिमम है, और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएंगे आपस में। अच्छा, देखो यहाँ ग्राफ बने हुए भी हैं, नीचे ग्राफ बने हुए भी हैं, तो नीचे आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे। एक्सप्लेन द फेस रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखो, जब आप कैपेसिटर पे करंट और वोल्टेज चेक करते हो तो वहाँ पर फेस लीड और फेस लैग का जो है वो आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। फेस का मतलब क्या है? बेसिकली आपके पास ना, जब आप वेव बनाते हो, यहाँ देखो इस तरह देखो, अब हम क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फेस लीड और फेस लैग का चक्कर देख लो क्या है। अगर ये आपके पास एक वोल्टेज की वेव है, ठीक है, ये वोल्टेज है, और यहाँ से आपकी करंट की वेव आ रही है,
तो अभी क्या कर रहा है, करंट जो है वो आपका, ये करंट है, ये करंट की वेव है, ये वोल्टेज। तो करंट की जो वेव है वो लीड कर रही है। अब वो लीड कितने से कर रही है वो एंगल से पता चल जाता है, 90 का होता है, 180 का होता है। और अगर वोल्टेज आगे है और आपका करंट पीछे है तो वोल्टेज लीड कर रहा है, जो पीछे है वो लैग में है। सही। हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों, आप लोगों को ये बात पता है। अब मैं इतना ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं लूँगा, लेकिन चलो अब इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं कि हम पढ़ चुके हैं। अभी हम इस क्लास में ना तो इधर जितना समझ सकते हैं उतना समझते हैं। ये बार बार पीछे का हवाला देना मुझे लगता है ठीक बात नहीं है। यहाँ पे भी समझाना मुझे आपको पूरा चाहिए। व्हाट इज़ रेजोनेंस इन एसी सर्किट। देखो याद रखना रेजोनेंस का ना बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो, इसमें चाहे पैरेलल सर्किट हो या सीरीज सर्किट हो, पैरेलल सर्किट हो या सीरीज सर्किट हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस के। फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस में फिनोमिना अलग हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में आपके पास क्या होगा, मतलब अगर सीरीज सर्किट है तो उसमें आपके पास क्या होगा, उसमें आपके पास करंट मैक्सिमम आ जाएगा, और अगर पैरेलल सर्किट है तो उसमें आपके पास करंट मिनिमम आएगा। ठीक है, और फिर इस तरह से फिनोमिना आपका होगा। तो ये देखो रेजोनेंस इन अ सर्किट देख लो, रेजोनेंस इन एसी सर्किट अकर व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल यानी दोनों की वैल्यू सेम आ रही होती हैं। अच्छा, अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लीड करते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसफार्मर इन एसी सर्किट। सिंपल है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो हमारा वोल्टेज होता है उसको बढ़ा देता है या कम कर देता है। आपके पास एसी जो है वो आ रहा है, सोर्स एसी वोल्टेज आ रहा है, तो अगर ट्रांसफार्मर लगाओगे तो आप जो है वो वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हो। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो आप लिखना ट्रांसफार्मर, एमी इंग्लिश सेंटर को पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने आधे घंटे में पूरा एक्सप्लेन किया ट्रांसफार्मर को, और बहुत अच्छा आपका उस पर रिस्पॉन्स रहा था। तो यहाँ उसी के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाता है आपके पास यही फार्मूला हम आगे यूज़ भी करेंगे। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ RLC सीरीज सर्किट। देखो RLC के 2 सर्किट पढ़े हमने, एक सीरीज सर्किट पढ़ा, एक पैरेलल। तो सीरीज सर्किट में आपके पास जो है वो आता है इम्पिटेंस। इम्पिटेंस क्या होती है, देखो याद रखना, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, इंडक्टर की रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस। जब इन तीनों को आप वेक्टर सम करते हो तो फिर आपके पास इम्पिटेंस आती है, यानी इन तीनों की रेजिस्टेंस को मिलाओगे तो इम्पिटेंस आएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने डिटेल में लिख दी है। इन्होंने से मुराद हमने ही लिखा है भाई, ये किसी और ने नहीं लिखा। अच्छा, बाकी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, दोनों के बारे में। डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन एसी सर्किट। देखो ऑपरेशन तो उसका यही है ना कि उसे वोल्टेज को बढ़ाना है या कम करना है। अब बढ़ाना कब है, उसको वोल्टेज जब बढ़ाना है जब वो पावर प्लांट से हमारे घर के पास भेज रहा है। जब हमारे घर के पास आ चुका है वोल्टेज तो अब वहाँ से दूसरे ट्रांसफार्मर ने उस वोल्टेज को कम करना है ताकि हमें कम वोल्टेज मिले। ठीक है, तो यही इसकी बेसिक एप्लीकेशन होती है ट्रांसफार्मर की। तो स्टूडेंट अब जो है अपने ERQs करते हैं और ERQs देख लेते हैं कि ERQs जो हैं वो हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ERQs हमारे पास ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहला ERQ देखते हैं कि सबसे पहला ERQ हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको सवाल समझने में मुश्किल ना हो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज़र इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AC वोल्टेज। फेज़र क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले समझ लो, आपको जो AC होता है ना, AC करंट, इसको आप डायरेक्ट डील नहीं करते DC की तरह। इसमें आप क्या करते हो, आप एक डायग्राम बनाते हो, मतलब ग्राफ बनाते हो। इसमें वोल्टेज को बताते हो, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, और आपके पास इम्पिटेंस क्या है, आपके पास रिएक्टेंस क्या है। तो इसी ग्राफ में आप जब चीज़ें शो करते हो ना, पैरामीटर शो करते हो, तो इसी को हम कहते हैं फेज़र। फेज़र क्या है, वोल्टेज को, करंट को, इम्पिटेंस को, रिएक्टेंस को ग्राफ में शो करना, डायग्राम बनाना, इसी को कहा जाता है फेज़र। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होगे कि ग्राफ बना हुआ है, तो ये फेज़र होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करना, वेक्टर्स बनाना, इसी को कहा जाता है फेज़र। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि AC को डायरेक्ट डील करना मुश्किल होता है, तो हम फेज़र को यूज़ करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, ये पूरा यही लिखा हुआ है तो मैं चला दूंगा, आप लोग इसे एक बार रीड आउट करना। अच्छा देखो, ये जो आपके पास
बना हुआ है सर्कल और ये क्या चक्कर है ये बता देता हूँ। देखो आपके पास एक वेव शुरू हुई, वो वेव 0 से 90 पे गई, तो समझो सर्कल जो ये ओरिजिन है और ये यहाँ पर है, तो सर्कल का 90 यहाँ पे कवर हो गया है ना। देखो ना यहाँ से लेके यहाँ तक 90 कवर हो गया, फिर वो 90 से 180 गई, तो ये आपका यहाँ पर आ गया, फिर ये ऐसे आई 360 मतलब 270, तो सर्कल ऐसे, जब ये हो गया तो ये कंप्लीट। समझो यहाँ से लेके एक हाफ हो गया सर्कल का, फिर ये दूसरा हाफ हो गया, ठीक है, फिर ये तीसरा हाफ हो गया और ये चौथा हाफ हो गया। तो छोटे छोटे पार्ट को आपने मिला दोगे ना तो सर्कल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट यहाँ से काटो, इसके नीचे रखो तो सर्कल नज़र आएगा। तो इसी तरह से ये सर्कल बनता है और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने में मदद मिल जाती है। चलो अच्छा दूसरा सवाल करते हैं। समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पिटेंस इन एन AC सर्किट। देखो इम्पिटेंस को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो इम्पिटेंस हमारे पास क्यों आती है, जब हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और उसके साथ हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस होती है, तो इन तीनों को मिलाकर जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनती है उसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस या इम्पिटेंस। और इसकी वजह से सर्किट पे बहुत इफेक्ट होता है सीरीज़ पैरेलल में, RLC सर्किट में, तो इसीलिए इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा अब इसको निकालते कैसे हैं ये हम पूरा डिटेल में इस सवाल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें की एस्पेक्ट ऑफ इम्पिटेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इम्पिटेंस एंड रेजिस्टेंस। अच्छा अब इसे रेजिस्टेंस क्यों नहीं कह रहे हैं, इम्पिटेंस क्यों कह रहे हैं? तो देखो रेजिस्टेंस तो ये है ना हमारे पास, ये इम्पिटेंस सिर्फ किसी एक चीज़ की वजह से तो नहीं आ रही ना, 3 चीज़ों की वजह से आ रही है, तो इसलिए इसे रेजिस्टेंस नहीं इम्पिटेंस कहते हैं, ताकि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। मैं कहूँ रेजिस्टेंस तो आपका दिमाग शायद कैपेसिटर, आपका दिमाग जो है रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की तरफ चला जाएगा, तो मुझे तो ये वाली रेजिस्टेंस की बात करनी है, तो मैं इसलिए इसे इम्पिटेंस कहूँगा। बात क्लियर हो गई है? चलो इसी तरह आपके पास फार्मूला, नेचर, AC to DC, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस सब लिखा हुआ है। और इम्पिटेंस बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस होती है, उसकी वजह भी आगे जब मैं बताऊंगा ना तो समझ आएगी। अच्छा अब अगला सवाल करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। अच्छी से डायग्राम बना के समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन 3 आ गया, हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर चेंज विथ फ्रीक्वेंसी इन एन AC सर्किट। सिंपल समझो, ये आपके पास है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 200 हर्ट्ज़, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी। अगर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस को देख लें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 2πfL। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगी। देखो यहाँ इन्वर्स रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन, बस ये याद रखना, पूरा ये क्लियर हो जाएगा आपको सवाल। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सप्लेनेशन, उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर के लिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है, बस समझने वाली बात है। ठीक है भाइयों बहनों, बस आप अच्छी तरह समझ लो चीज़ को। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इन RLC सर्किट। RLC सर्किट समझना है ना, बस इतना याद रखो। अच्छा और भी कुछ है वो भी पढ़ देते हैं। व्हाट कंडीशन लीड टू रेजोनेंस एंड हाउ डज इट इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द सर्किट। अच्छा ये सिंपल पूछ रहे हैं कि रेजोनेंस सर्किट क्या होता है ये बता दो, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका ये बता दो, और ये रेजोनेंस सर्किट बनता कैसे है, ये क्यों, क्या कंडीशन है इसकी। कंडीशन याद रखो, चाहे रेजोनेंस पैरेलल सर्किट हो या रेजोनेंस सीरीज सर्किट हो, कंडीशन ये है कि हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर आनी चाहिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर आनी चाहिए, और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर आ रही होगी उसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये पैरेलल में भी होगा, सीरीज सर्किट में भी होगा, RLC सर्किट में। तो ये कंडीशन है, और ये है आपके पास RLC सर्किट जब बनता है तो ये शो होता है। फिर बिहेवियर ग्राफ वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सीरीज़, अगर सर्किट सीरीज़ है, रेजोनेंस का सर्किट सीरीज़ है और पैरेलल है तो देख लो क्या होता है। सर्किट सीरीज़ होगा तो करंट आपके पास मैक्सिमम आएगा, मैं जब इसको ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, और अगर पैरेलल होगा तो मिनिमम आएगा। इम्पिटेंस
देखो अगर करंट आपके पास मैक्सिमम आ रहा है ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, तो V अपॉन आई इक्वल टू आर। तो अगर आपके पास करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस खुद ही मिनिमम आएगी, तो इसलिए रेजिस्टेंस मिनिमम आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर करंट मिनिमम आ रहा है तो इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस मैक्सिमम आएगी, ठीक है। इसको याद रखना कंडीशन को। उसके बाद अब देखो यहाँ सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बिहेवियर, बाकी ग्राफ, करंट, बिहेवियर सब यहाँ पर चल रहा है आपके सामने। एक्सप्लेन द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ एन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट का रिस्पॉन्स बताओ, आरएलसी सर्किट किस तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन बताई हुई है यहाँ पर, एनर्जी एक्सचेंज। अब देखो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो आपके पास ये पैरेलल सर्किट होता है इसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है, यानी जो कैपेसिटर की एनर्जी होती है वो इंडक्टर के पास, इंडक्टर की कैपेसिटर के पास जाती है। तो इस वजह से करंट हमें मिनिमम आ रहा होता है, उन दोनों में एक्सचेंज चल रहा होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं सवाल को। सवाल हमारा था 6, ठीक है, क्वेश्चन 6 हो गया। उसके बाद फिर वैल्यू निकालना हमने सीख ली थी, ठीक है। तो अब आगे मज़ीद फर्दर चलते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, वाई अल्टरनेटिंग करंट इज़ कम्प्लीटली इज़ कॉमनली यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। देखो अल्टरनेटिंग करंट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि लॉसेस को कम किया जा सके, एनर्जी लॉसेस को। समझो यहाँ से पावर प्लांट आपके घर के पास तो नहीं होता, आपके शहर से भी दूर होता है, और आपका घर बहुत दूर होता है। अब एनर्जी बन तो गई है, अब आपके घर तक पहुँचानी है, तो हम यहाँ पर एसी करंट यूज़ करेंगे। एसी करंट यूज़ करेंगे, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। वोल्टेज के बढ़ाने से पावर लॉस कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, तो ईजीली दूर से भी जो करंट है वो कम लॉस के साथ आपके घर तक आ जाएगा। हम इसे देख चुके हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर रखी है। ईज ऑफ वेक्टर, ईज ऑफ वोल्टेज ट्रांसमिशन, वोल्टेज ट्रांसमिशन आसान हो जाता है। लोअर ट्रांसमिशन लॉसेस, लॉसेस कम हो जाते हैं, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होता। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इसमें, ये सस्ता पड़ता है ये तरीका। उसके बाद बहुत सारे तरीके यहाँ लिखे हुए हैं। अब अपना 8वां कर लेते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। डिस्क्राइब द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ अ चॉक कॉइल इन अ एसी सर्किट। देखो चॉक कॉइल इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि एनर्जी को सेव करा जा सके, मतलब एनर्जी को जो है वो स्टोर किया जा सके मैकेनिकल फॉर्म में। देखो यहाँ लिखा हुआ अ चॉक कॉइल इज़ प्राइमली यूज टू लिमिट और ब्लॉक हायर फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब ये करता होता कैसे, मतलब चॉक कॉइल का अगर बेसिक यूज़ पढ़ें तो ये होता है कि ये हायर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है। तो ये हो कैसे रहा होता है, चॉक कॉइल बेसिकली एक इंडक्टर होता है, इंडक्टर तो मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो यही काम हमारा जो है वो पर्पस है चॉक कॉइल का। और चॉक कॉइल का बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ था, लेकिन पूरा एक सवाल बना दिया चॉक कॉइल का। चॉक का मतलब ये होता है चीज़ों को रोकना, तो हायर फ्रीक्वेंसी को रोक रहा होता है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज लिखा हुआ है जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, करंट के बारे में लिखा हुआ है, रिडक्शन दूसरी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन तो यहाँ पर आरडी थे। अब इसके बाद जो हम करेंगे ना, अब हम अपने न्यूमेरिकल्स समझेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में लेके चलता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। देखो बच्चों एक बात याद रखना, आप शायद ये सोच रहे हो कि सर आप बहुत तेज़ी में ये सब बता रहे हैं। तो देखो टीचर का काम होता है लेक्चर देना, और वो मैं लेक्चर्स आपको बहुत पहले बहुत अच्छी तरह दे चुका हूँ, एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लिया करो। जो टॉपिक है ना, जैसे चॉक कॉइल लिखो एम इंग्लिश सेंटर पूरी वीडियो आएगी, इसके अलावा रेजोनेंस सर्किट लिखो पैरेलल सीरीज़ पूरी वीडियो आएगी। तो उसमें मैंने ये टॉपिक बहुत डिटेल में ले जाके समझा है। तो जिन बच्चों ने वो पूरी वीडियोस देखी हैं उन्हें ये सारी बातें पता हैं। यहाँ मैं जस्ट आपको आंसर दे रहा हूँ कि ये आंसर बेटा इसका क्या बन सकता है, कुछ क्वेश्चन का क्या आंसर निकलता है। तो आपने जो लिखा है वो कंपेयर कर लो मेरे आंसर से। इस वीडियो का जो बेसिक मकसद होता है ना वो एमसीक्यू सॉल्व कराना और न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट की तरफ। लॉन्ग थोड़ा तेज़ लेके चलने पड़ते हैं, वरना तो ऐसा होगा एक लॉन्ग समझाने में ही मुझे पूरा आधा घंटा लगेगा, क्योंकि पूरा टॉपिक है ना लॉन्ग। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना, आप हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ों को। बस आपको इतना करना है कि टॉपिक सर्च करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो सर आपने एसी सर्किट नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है। आप बस जब लिखो एसी सर्किट ME इंग्लिश सेंटर, आपको पूरी वीडियो मिलेगी, आप पूरी चीज़ समझ सकते हो। इसी तरह रेजोनेंस सर्किट, इम्पिडेंस और रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस सब मौजूद है। तो बस सर्च करना है आपको और कुछ नहीं करना।
हाँ न्यूमेरिकल यहाँ पे मौजूद है, वो हमने पीछे नहीं पढ़े तो उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। सही है बच्चों, टेंशन नहीं लेना। तो चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपने न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट करा दूंगा, पूरा सर्किट ड्रॉ करूँगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी से अच्छी डेवलप हो जाए। और अगर एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को देख लोगे ना तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह फिर आपको जो है ना दोबारा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल चल रहा होगा बराबर में, उसको आप पढ़ते रहना मेरे साथ साथ। देखो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल हमारा है वो हेडिंग डाल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा जो है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, जब भी बोर्ड में करना तो ऐसे ही करना, गिवन डेटा लिख लेना और टू फाइंड यानी क्या चीज़ आप तलाश कर रहे हो ये लिख लेना, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ रजिस्टर, एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर मौजूद है, उस रजिस्टर को आप R से डिनोट करना, 20 ओम्स का वो है, ठीक है। तो सिंबल ये है यूनिट का। इस कनेक्टेड इन सीरीज़ विद कैपेसिटर। देखो सर्किट समझ लो कैसा है, हम AC सोर्स पे काम कर रहे हैं तो हम AC सोर्स बना लेते हैं। ये आपका आ गया एक रजिस्टर, सीरीज़ में कनेक्ट है, साथ ही साथ एक कैपेसिटर। बस ये सिंपल छोटा सा सर्किट आपको बना के दिया हुआ है, मतलब कहा हुआ है। अच्छा, अब ये जो कैपेसिटर है ना C, इसकी जो कैपेसिटेंस है मतलब ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो वो है 10 माइक्रो फैरेड। अब देखो इस तरह नहीं लिखा जाता माइक्रो को, 10⁻⁻6 फैरेड। ये प्रीफिक्स हटा दो क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त मुश्किल होगी। इन एन AC सर्किट, देखो AC सर्किट कह दिया यानी AC सोर्स ये आ रहा है। फ्रीक्वेंसी जो इधर से आ रही है उस तरफ फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिल रही है, 50 हर्ट्ज़ की। कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस, आपको टोटल इम्पिडेंस पता करनी है यानी Z पता करना है। इम्पिडेंस का सिंबल Z होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूला देख लो। सबसे पहले आपके पास जो फार्मूला है वो ये है, Z = होल रेडिकल R प्लस R का स्क्वायर XC का स्क्वायर। देखो R तो आपके पास रहेगा, मगर व्हाट अबाउट XC, तो फॉर XC के लिए काम करते हैं, फॉर XC। देखो XC का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, याद होगा। XC जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 2πfc के, ठीक है। तो XC आपका आ जाएगा 1/2, तो एज इट इज़ रहेगा 3.142 आ गया, और F तो 50 हर्ट्ज़ हमें मिले हुए हैं, और C कितना मिला हमें, 10 × 10⁻⁻6, 10 × 10⁻⁻6। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो XC आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेटर की मदद से XC सॉल्व करते हैं। मैं भी लाइव न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे चला जाता है, और इसकी वजह ये होती है ताकि आपको बात समझ आए, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आंसर आ रहा है आपके पास 318.27। अब ये है तो रेजिस्टेंस ही ना, तो इसे ओम्स ही कहेंगे। अब इसको आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, चाहो तो वर्डिंग लिख लो, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या कंडीशन आती है, Z = होल रेडिकल, ठीक है। Z = होल रेडिकल, तो ये आ गया आपका कितना, 20 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 318.27 इसका भी स्क्वायर। अब इस पर जस्ट स्क्वायर रूट ले लो और इसको पूरा सॉल्व कर लो। तो 20 का स्क्वायर प्लस 318.27 का स्क्वायर, द आंसर इज़ 318। आप बोलोगे सर ये सेम ही आ रही है, तो देखो अगर आपके पास बहुत कम फ्रीक्वेंसी है तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है ना वो ये कैपेसिटर ही शो कर रहा होगा, इसीलिए जो बेसिक रेजिस्टेंस कैपेसिटर पे आ रही है ना वही टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल रही है। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। सॉरी, ये रेजिस्टेंस है ना तो इसका यूनिट ओम्स होगा। तो ये हमारा कुछ फाइनल आंसर बनकर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। तो ठीक आ रहा है। अच्छा अब देखो अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर दूं तो ये 9.8 है ना, तो राउंड ऑफ करने पे 90 हो जाएगा।
तो थोड़ा थोड़ा हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा करीब करीब। ये इसका बेसिक सोल्यूशन था। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो अब अपना अगला न्यूमेरिकल करते हैं। उधर भी मैं आपको पूरा सर्किट ड्रॉ करके दिखा दूंगा ताकि आपको सर्किट समझने में मुश्किल ना हो, क्योंकि मुझे पता है अगर सर्किट आपको समझ में आ गया तो फिर आप लोगों ने किसी किस्म की प्रॉब्लम में नहीं फंसना। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या ये सर्किट कंटिन्यू होता है या कोई नया सर्किट आता है। तो जो इधर मॉडिफिकेशन होगी वो करेंगे। फॉर एन इंडक्टर विथ एन इंडक्टेंस। अब सर्किट में ना आपके पास, अच्छा अब देखो यहाँ पर उन्होंने अभी बताया नहीं है कि सर्किट सीरीज है या पैरेलल है, तो इसको अभी इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। फॉर एन इंडक्टर, आपके पास एक इंडक्टर है, चलो इसको इंडक्टर कह दिया ना उन्होंने, तो इसको इंडक्टर यहाँ पे इसको उठाते हैं, इंडक्टर बनाते हैं। देखो इंडक्टर बनाना हो तो कैसे बनेगा, एक कोई पेंसिल ले लो या कोई आयरन की रॉड ले लो, ठीक है। उसके ऊपर एक कॉइल ले लो, तार को कॉइल कहते हैं, उसको घुमाओ, फिर ये जो आपने आयरन की जो भी चीज़ ली थी इसको हटा दो, तो आपके पास इस तरह की शेप आएगी। ये बेसिकली आपका इंडक्टर हो गया, ठीक है, समझ गए ना। तो इस इंडक्टर, अब ये काम क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में। ये इंडक्टर है। इस इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या है, और इंडक्टर अगर पहचाननी हो तो वो ऐसे पहचान सकते हो कि यूनिट हेनरी होता है, H, सिर्फ H 0.5 H। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी दी हुई है 100 हर्ट्ज़। हमारे घर में इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं आती, याद रखना हर्ट्ज़ में मतलब फ्रीक्वेंसी के यूनिट में Z है, हेनरी में नहीं है, तो ये क्लियरिटी हो जाएगी। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी आपसे ये इंडक्टर में क्या रेजिस्टेंस होगी ये मांग रहे हैं, तो उसको हम XL कहते हैं। जस्ट बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, कुछ आपको घुमा के फिरा के काम नहीं करना, बट डायरेक्ट काम करना है। डायरेक्ट काम ये करना है कि आपने फॉर्मूला लिखना है XL = 2π FL, या LF एक ही बात है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने 2 लिख लिया, पाई 3.142 लिख लिया, F आपके पास 100 है और 0.5 आपके पास इसकी इंडक्टेंस है, वो मतलब हाँ इंडक्टेंस है। तो अब इसको ज़रा कैलकुलेट करें, 2 × 3.142 × 100 × 0.5, द आंसर इज़ 314.2 ओम्स है। तो ये रेजिस्टेंस ही ना, तो यूनिट ओम्स रहेगा, यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना। कंपेयर कर लेते हैं तो बिल्कुल ठीक आया है। अच्छा, अब मैंने जो है वो थोड़ी वैल्यूज़ को, पाई की वैल्यूज़ को 3.142 रखा है। अगर मैं कैलकुलेटर में ऐसा करता हूँ ना, ये 3.142 हटाकर, ठीक है, 3.142 हटाकर जस्ट पाई रखता हूँ, तो देखना फिर बुक के मुताबिक आ जाएगा। देखो अब बुक के मुताबिक आ गया। तो ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है ना, ये चेंज होता रहेगा। अगर यहाँ पर जस्ट पाई रख रहे हो, मतलब कैलकुलेटर से डायरेक्ट पाई यूज़ करोगे, तो शायद बुक का एक्यूरेट आंसर निकल आए, वरना अगर 3.142 रखोगे तो फ़र्क आएगा। तो ये 15 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 16 हो जाएगा। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे, ये तो बात बहुत क्लियरिटी वाली है। चलो समझ में आ गई ना बात, बस इसी तरह से चीज़ें अच्छी तरह समझो ताकि आगे आसानी रहे। अच्छा, अब हमारे पास है हमारा तीसरा न्यूमेरिकल नंबर 3 कहेंगे। देखें भाई, चल रहा है बराबर में पढ़ो। इन एन RL सर्किट RL है। अब मुझे नहीं पता सीरीज़ में सर्किट है या पैरेलल में, तो अभी मैं सर्किट नहीं बना रहा, जस्ट अभी मैं एक सोर्स दे रहा हूँ। अब सही सर्किट आगे बनाऊँगा जाके। द रेजिस्टेंस इज़ 30 ओम्स, तो रेजिस्टेंस जो दे दिया है वो 30 ओम्स पे दे दिया आपको। एंड द इंडक्टेंस इज़, जो L दे दिया आपको वो 0.2 हर्ट्ज़ पे, 0.2 हेनरी दे दी है। कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस एट अ फ्रीक्वेंसी, आपको टोटल इम्पिडेंस पता करनी है, यानी Z ही पता करना है दोबारा। फ्रीक्वेंसी ज़रा देख लो, फ्रीक्वेंसी इधर आपको 60 हर्ट्ज़ की मिल गई है। अब सर्किट सीरीज से पैरेलल है, इसका वर्ड यहाँ कोई यूज़ नहीं हुआ, तो हम सर्किट नहीं बना रहे, क्योंकि यूज़ ही नहीं हुआ तो क्या करें, लेकिन हमारा सोल्यूशन में कोई मसला नहीं बनेगा। अच्छा चलो, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सर्किट सीरीज समझ में आ रहा है या पैरेलल, ठीक है, इससे पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले फार्मूला देख लो क्या है। मेन फार्मूला जो है वो आपका Z = होल रेडिकल R का स्क्वायर। अच्छा, पीछे क्या था, कैपेसिटेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस थी।
रिएक्टिव कैपेसिटेंस थी, तो इसीलिए यहाँ क्या आ गया था XC, लेकिन यहाँ क्या है रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो L आ जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी तो C, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी तो L। अब आपके पास XL तो है नहीं, तो फॉर XL के लिए काम करते हैं, फॉर XL। अब XL इससे पहले निकालना सीख चुके हो, तो XL इज इक्वल टू 2πfL, तो 2π 3.142 चाहे पुट कर लो या डायरेक्ट पाई पुट कर लो, और F कितना 60 हर्ट्ज है ना, और L कितना 0.2 दे दिया है आपको इन्होंने, तो दिस इज अवर XL। तो 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई, अब मैं दोबारा ना यहाँ पर डायरेक्ट पाई रख लेता हूँ ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए। 75.40 आ रहा है मेरा, है तो ये एक रेजिस्टेंस ही, ठीक है। अब मैं काम कर लेता हूँ फॉर Z, तो XL को मैं ऊपर पुट कर सकता हूँ, तो Z इज इक्वल टू होल रेडिकल 30 का स्क्वायर, R 30 है, और 75.40 का स्क्वायर, एक मिनट बच्चों, 75.40 का स्क्वायर, तो व्हाट इज़ द वैल्यू, तो 30 का स्क्वायर प्लस 75.40 का स्क्वायर, द आंसर इज 81.14 ओम्स। देखते हैं कि ठीक आ रहा है गलत आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने बुक में यहाँ फ़ोन नहीं लगाया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल नंबर 3। सो नाउ वी मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 4। ऐसी आसान न्यूमेरिकल है, सर्किट जहाँ पे प्रॉपर होगा वहाँ पे हमें बना लूँगा, ठीक है, मसले वाली बात नहीं है। कोई हमारा ऐसा टेंशन वाली तो बात नहीं करते ना, हम टेंशन नहीं लेते और ना टेंशन देते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। तो आप चाहते हो कि आपकी वजह से किसी को परेशानी हो या मुश्किल हो, तो असल जुमला ये होना चाहिए ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, मतलब ना खुद परेशान होने का ना किसी और को परेशान करने का, सही है। और अगर फिर भी कोई चीज़ परेशान कर रही है तो सब्र करने का और घबराना नहीं चाहिए। इन एन RC सर्किट वाज़े है। अच्छा, आई थिंक ये पिछला वाला ही है कुछ, चलो। अच्छा, सर्किट पर आपको पता है यहाँ पर हमने कैपेसिटर होगा, आपके पास एक सिंपल एक कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टेंस लगा लो, इस तरह से सर्किट बस एक रफ सी बना दी है। RC सर्किट का है ना इसलिए। अच्छा, रेजिस्टेंस जो दे दी वो 50 ओम्स की दे दी, कैपेसिटेंस जो दे दी वो 20 माइक्रोफैराड की दे दी। अब एज वी नो डैट कि हम माइक्रो का जो है नहीं यूज़ करते, तो 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फैराड, माइक्रो को हटाएंगे तो ये 10 की पावर -6। कैलकुलेट द कैपेसिटिव इंडक्टेंस, बहुत सिंपल है, वो XC मांग रहे हैं आपसे, जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। फॉर्मूला भी आपको याद होगा कि XC इज इक्वल टू 1/2πfc। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इन सवालों में ना बिल्कुल भी घबराओगे या परेशान होगे। सीधे सीधे नंबर हाथ में रख दिए हैं आपके कि आप लोग बस इसे सॉल्व कर लो। 3.142 और 142 भी लगा लेते हैं ताकि हमारा F लगा लेते हैं। F यहाँ दिया नहीं इन्होंने, फ्रीक्वेंसी आई थिंक दी होगी हमें। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इन्होंने शायद नहीं दी हुई, हाँ, लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आती है, और अगर नहीं भी दी हुई हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो 50 हर्ट्ज़ होती है जो हमारे घरों में आती है। तो 50 हर्ट्ज़ रख के कैलकुलेशन करेंगे, और बाकी फिर जो वो दिया हुआ है हमें 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, दिस इज XC आ जाएगा हमारा। तो आ जाओ करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 20 एक्सपोनेंट -6, द आंसर इज़ 15। एक काम करता हूँ, पाए रखता हूँ, डायरेक्ट पाए रखता हूँ, 159.1 ओम्स। आओ कंपेयर करते हैं कि क्या हमने ये काम गलत तो नहीं कर दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक करा है, और यहाँ 5 भी आ रहा है, लगा लो 5 चाहो तो। ठीक है भाइयों बहनों, कोई परेशानी
कोई ऐसी बात, अब देखो यूज़ नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस यूज़ नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है। हमें उतना डेटा चाहिए कि जो कि ज़रूरी है। अगर कुछ ज़्यादा मिल जाए तो हमने उसको अपने डेटा में लिख के रख लेना है, बस परेशान नहीं होना कि ये बार कहाँ यूज़ करूँ। अब मैं खुद भी परेशान हो जाता था। मैं सोचता था, दिमाग बना हुआ था कि न्यूमेरिकल अगर कर रहे हैं, जितना डेटा दिया उतना ही यूज़ करना होगा, कुछ भी फजूल नहीं होगा। तो अब ऐसा होता है कि कुछ चीज़ नहीं यूज़ हो रही होती, जैसे रेजिस्टेंस थी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 5, ये थोड़ा सा एक समझने वाला है। फेज़र का कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने समझा है, तो फेज़र के कॉन्सेप्ट के ज़रिए से वो डायग्राम बनेगी जो ये डायग्राम यहाँ कह रहे हैं। इन AC सर्किट हैज़ अ रेजिस्टेंस। देखो अभी सर्किट हमारे पास AC है, यानी हमारी सोर्स तो AC हो गई। अब आगे क्या चक्कर है वो हम देखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस देख लो जो कि R है, जो कि दी हुई है 40 ओम्स की। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी दी हुई है, उसका भी यूनिट ओम्स ही है, तो XL कहते हैं उसे। ये 30 ओम्स पे दे दी आपको। एंड अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC दे दी, तीनों चीज़ें मौजूद है, 20 ओम्स। ड्रॉ द इम्पिडेंस ट्राइंगल एंड कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस। बेसिकली वो आपसे Z मांग रहे हैं और एक ट्राइंगल वो कह रहे हैं कि ड्रॉ करें। ट्राइंगल ड्रॉ करना मैं सिखा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं, वो हार्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जो है वो देख लेते हैं कि इम्पिडेंस हमारे पास आएगी कैसे। अच्छा, सोल्यूशन। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे आप, Z इज़ इक्वल टू होल रेडिकल R का स्क्वायर प्लस, अच्छा याद रखना यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी दी हुई है, तो R का स्क्वायर प्लस, याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होती हैं, मतलब XL माइनस XC होता है। अब वजह बता देता हूँ क्यों। देखो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसने तो ज़्यादा ही आना है, लेकिन इसने कम आना है, तो इसीलिए XL माइनस XC होता है, ठीक है, याद रखना। अब इस पर भी स्क्वायर होता है। सब चीज़ें आपको ऊपर से मिल चुकी हैं, आप पुट कर दो। अच्छा, अभी तक सर्किट यूँ नहीं बना क्योंकि पैरेलल सीरीज नहीं पता। R40, और ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल करते हुए डायग्राम बनाओ, डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है कि हमें समझ कितना आया हुआ है। 30, ये C है, ठीक है, ये C है। 30 माइनस 20 है, 20 का स्क्वायर। अब सबको एक साथ कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेटर में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि पहले 40 का स्क्वायर करो, ऐसे करोगे ना तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट कर डालो 30 माइनस 20 और होल पर स्क्वायर। द आंसर इज 1610 ओम्स, 1610 ओम्स। अच्छा, ये गलत आ रहा है, 1 मिनट, शायद वो 1 मिनट ज़रा, 10 का स्क्वायर। अच्छा, 1610 नहीं आएगा। देखो पहले ना क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर लेना, तो इन दोनों को जब माइनस करोगे ना तो 10 हो जाएगा। जब ये 10 करोगे ना तो ये आंसर ये नहीं आएगा, बल्कि आंसर आएगा 41.23। शायद इसको वो सही सॉल्व नहीं कर पा रहा कैलकुलेटर मेरा, इस वजह से, क्योंकि इतना बड़ा मैं खुद भी बोलूँ आंसर कैसे आएगा। हाँ अब सही है, राउंड ऑफ करोगे तो 41.2 ओम्स होगा, ठीक है, ठीक है, ये चलो बात समझ आ गई। अच्छा, अब इन्होंने शायद हमसे एंगल भी मांगा था। अच्छा, वो जो उन्होंने ड्रॉ करने का कहा है वो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बच्चों याद रखना, फेज़र जब भी बनाना होगा ना, फेज़र यानी ट्रायंगल, फेज़र एंड ट्रायंगल, सबसे पहले ना एक्स एक्सिस पे रखना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 40 ओम्स की, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है, जो कि आपके पास कितनी आ रही है, अच्छा टोटल रेजिस्टेंस में निकाल के दिखा देता हूँ, एक्स टी जो कि टोटल रेजिस्टेंस है, जो कि आएगी एक्स एल माइनस एक्स सी। तो यहाँ पर ना ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को चाहो तो, कि आर का स्क्वायर प्लस एक्स टी का स्क्वायर, ये टोटल रेजिस्टेंस है जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को माइनस करके निकलती है। तो ये हमें पता है कितनी मिल रही है, हमें 10 मिल रही है, 40 नहीं बल्कि 30 माइनस 20 इक्वल टू 10।
तो ये आ गया हमारे पास 10। तो ये जो निकल कर आएगा ना, ये जो निकल कर आएगा ये होगी आपकी इम्पिडेंस, जो कि ये है 41.2 ओम्स। ये भी ओम्स, ये भी ओम्स। अच्छा, अब मैं ना ज़रा इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ मज़ीद अच्छी तरह से। ये XT आया जो कि 10 ओम्स का आया, ये आपके पास R आई जो कि 40 ओम्स की आई। समझ में आया ट्रायंगल कैसे बना? अच्छा, अब इसमें ना एक एंगल भी निकाल के दिखाया गया है, तो वो एंगल भी देख लो। एंगल निकालने के लिए फार्मूला है आपके पास XT यानी बल्कि XC अपॉन R। देखो ये तो C के लिए लिखा है, अब ये भी लिख सकते हो XL अपॉन R, तो आगे XL के लिए भी होगा। तो कितनी थी ये? 20 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा, एंगल निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, तो 10 इनवर्स 40 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड बाय 40, तो 1/2 हो जाएगा। तो डिग्री में ज़रूर कर लेना कैलकुलेटर, रेडियन में होगा तो आंसर सही नहीं आएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 40, द आंसर इज 26.56। बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया सवाल कैसे हुआ? बस यही बताना था मैंने यहाँ पे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन फिर मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया कि वो XT क्या है। फेज़र अच्छी तरह से समझना, अगर फेज़र नहीं समझ में आ रहा ना तो फिर ये मुश्किल होगी बात कि ये हो कैसे रहा है। फेज़र में ही सारी कहानी छुपी हुई है। चलो अब अपना जो है वो क्या करें, ऑफ करेंगे आज के लिए, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है ना इसलिए। 6। अच्छा, अब अपना छठा MCQs देखते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल देखते हैं। MCQs तो कर ही नहीं रहे ना, बहुत तो आसान है, बहुत आसान है। इसी तरह का है RL सीरीज सर्किट है। देखो अब तो सीरीज़ का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल कर दिया ना। ये आ गया आपका रेजिस्टर। अच्छा, ये आ गया आपके पास इस तरह से जो सिंबल बनता है ना, ये आ गया आपके पास इंडक्टर। ठीक है, ये रेजिस्टर आ गया, ये इंडक्टर आ गया। सर्किट सीरीज़ में है वो आपको नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस जो दे दी है वो 25 ओम्स की दे दी है। इंडक्टेंस जो दे दी है वो आपको 0.1 हेनरी की दे दी है। कैलकुलेट द फेस एंगल, आपको फेस एंगल कैलकुलेट करना, वो मैंने अभी सिखाया था, उसी तरह से होगा जैसे पीछे किया है हमने। फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज़ की देती है। जब वो 50 हर्ट्ज़ नहीं कह रहे होंगे ना, वो खुद ही फ्रीक्वेंसी लिख देंगे आपको। अब जस्ट कैलकुलेशन कर लो। पता क्या करना है? एंगल पता करना है। क्या एंगल विदाउट XL पता कर सकते हो? देखो फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू XL अपॉन R। ऑब्वियस है आपके पास R तो मौजूद है मगर XL है नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ पर आपको इम्पिडेंस भी पता करनी है साथ साथ। तो इम्पिडेंस के लिए भी अगर मैं फॉर्मूला लिख लूँ तो Z इज इक्वल टू होल रेडिकल R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब दोनों चीज़ों के लिए मुझे XL तो नेसेसरी है कि चाहिए, तो निकाल लेते हैं। फॉर XL क्या फॉर्मूला है? XL इज इक्वल टू 2πfL। वी नो द F, वी नो द L, सो वी कैन इजीली फाइंड द XL। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? पाई को ऐसे ही रख लेता है, 3.142 होता है, 80 और 0.1, तो XL आ जाएगा हमारा। अब हम दोनों चीज़ें इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं बनाना आपको। 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 0.1, द आंसर इज 50.26 ओम्स। तो ये XL हो गया कैलकुलेट। अच्छा, अब इम्पिडेंस की तरफ जाना है, ये फॉर्मूला लगा लो फॉर Z। तो Z इज इक्वल टू होल रेडिकल R क्या दिया हुआ है? 25 का स्क्वायर प्लस XL कितना दिया है? 50 का स्क्वायर। अब देखो यही आएगी वैल्यू Z। अच्छा, 25 का स्क्वायर प्लस 50.26 का स्क्वायर, द आंसर इज 56.13 ओम्स। तो ये आपका जस्ट इम्पिडेंस इसकी कैलकुलेट हो गई 56.13। नाउ वी गो टूवर्ड थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा
फॉर थीटा। तो ये रहा फॉर्मूला XL/R। तो थीटा इधर रखते हैं, tan इनवर्स हो जाएगा उधर जाके। एक्सेल की वैल्यू क्या निकली थी? 50.26 डिवाइडेड बाय 25। तो ये थीटा आ जाएगा आपका। चलो कर लेते हैं याद। फिर बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप लोग ना डिग्री में करना आंसर, ठीक है? डिग्री में कर लेना कैलकुलेटर को शिफ्ट। तो 63.55 डिग्री। चेक कर लेते हैं कि क्या यही दो आंसर आए हैं। आप भी बुक से वेरिफिकेशन कर लो ताकि अच्छा थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, 63.55, 56 और 56.13 और 50.26। ठीक है भाइयों बहनों, डायग्राम भी है आपके पास, अच्छा सा सोल्यूशन भी है, इसको समझना, ठीक है? चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। अच्छा हमने इसको भी रिमूव कर दिया, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया गिवन। अच्छा देखो ये गिवन हो गया। सेवन है, 2 रह गए, ठीक है? ये थोड़ा सा लेंदी है एक तरह से देखा जाए। लेंदी नहीं है, बस हमें पढ़ रखा है, हमें बस उसी तरह करना है। इन अ पैरेलल RC सर्किट RC है, पैरेलल है। देखो अब थोड़ा सा इसको समझ लो। पैरेलल के लिए क्या है कि ये रेजिस्टेंस आ गई, ये कैपेसिटेंस आ गई, लेकिन पैरेलल की बात की है तो इस तरह से बनेगा, ठीक है? ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा C। रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो क्या दी हुई है आपको, 60 ओम्स की दी हुई है। कैपेसिटेंस आपको दे दी है उन्होंने 30 माइक्रोफैराड की, तो जिसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻6 फैराड। ये ज़रूर कर लिया करो, इससे बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। टोटल करंट आपको पता करना है, जिसे आप IT कह लो, जिसे मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। और फ्रीक्वेंसी आपको दे दी, फ्रीक्वेंसी काफ़ी दे दी है, 120 हर्ट्ज़ की दे दी है। और वाइल वोल्टेज आपको जो दे दिया वो देती है 60 वोल्ट। सोल्यूशन करते हैं, ठीक है भाइयों? अच्छा याद रखना, सर्किट पैरेलल कैसे पता चलेगा कि एक करंट उस तरफ जाएगा, एक करंट इस तरफ आएगा। अच्छा सबसे पहले हम IR निकालते हैं। सबसे पहले मेन फार्मूला देख लो। मेन फार्मूला है IT इज इक्वल टू IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों? यहाँ तो ना IR दिया है ना IC दिया है, अब क्या चक्कर है? चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर IR देखो, IR तो सिंपल है ना, ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू I R, तो सेट करा लो। IR इज इक्वल टू V/R। IR इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? 60 डिवाइडेड बाय 60, तो IR इक्वल टू 1 आएगा, 1 एम्पियर, ठीक है? तो ये हमारा जो है वो IR आ गया, ठीक है? अब हमें चाहिए IC, जो कैपेसिटर के पास करंट गया हुआ है, ठीक है? तो IC इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला, नहीं डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, मतलब V/XC, ठीक है? तो IC इज इक्वल टू, अब XC ही नहीं है, V तो है, XC नहीं है, XC कैलकुलेट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी अगेन 50 हर्ट्ज रख सकते हो आप लोग। नहीं मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी दी थी। अच्छा ये हमने गलती से H लिख दिया, ये फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, ठीक है? अच्छा चलो XC निकालते हैं। फॉर XC तो XC इज इक्वल टू 1/2πfc। XC इज इक्वल टू 3.142 और 120 और 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ XC। पूरा ही 1 इसके नीचे। चलो कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर की मदद से। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन इजीली कैलकुलेट 1/2 3.142, सॉरी
पाई डायरेक्ट रख लेते हैं ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए। 120 मल्टीप्लाई 30 एक्सपोनेंट -6। द आंसर इज 40.20। 40.20 ओम्स। ठीक है, ये हमारा ये आ गया 44.20 ओम्स, ये कह लो। अच्छा, अब आईसी निकाल लो। तो फॉर आईसी तो V क्या है, 60 दिया हुआ था, और देखो ये रहा आईसी का फार्मूला, और 44.220, तो आईसी आपके पास ये आ गया। तो 60 डिवाइडेड बाय 42.20, द आंसर इज 1.35 एम्पियर। देखो दो चीज़ें आ गई, आईसी आईआर। तो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द आईटी। तो ये क्या आ गया, आई आर का स्क्वायर, जो कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, और 1.35 का भी स्क्वायर, तो ये आई टी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ अगेन यूज द कैलकुलेटर एंड इजीली कैलकुलेट। द आंसर इज 1.68 एम्पियर। सही है बच्चों, ये था इसका जवाब। इसको देख लो अच्छी तरह से, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो चीज़ों को। तो बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा थोड़ा सा ना हमारा क्या आ रहा है 1.68, बुक में 1.69 लिखा था। अब उसका मसला तो नहीं है ना कि भाई अगर थोड़े से जो यूनिट्स हमने इस्तेमाल, मतलब थोड़े से जो हमने पॉइंट के बाद नंबर कम लिए हैं, अगर ज़्यादा ले लेंगे तो वो 9 भी हो जाएगा, या राउंड ऑफ कर लेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये 8 क्यों आ रहा है 9 क्यों नहीं आया, ये तो हमें पता है। हाँ, मेन जो शुरू के नंबर हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। पॉइंट के बाद अगर थोड़ा फ़र्क है तो वो चल जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन रट के तो जाओगे नहीं, नहीं आंसर रट के जाओगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्टेप सही होंगे ना, आंसर गलत भी आएगा तो भी नंबर अच्छे खासे मिलेंगे, क्योंकि हमें आपको यही तो चेक करना है कि आपने किया क्या है। ये थोड़ी ना चेक करना है कि आंसर ठीक है या गलत, वो तो अलग चीज़ है। ये तो बहुत आसान आ गया। अब जो सर्किट है वो आरएससी सर्किट है, यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, तीनों चीज़ें मौजूद है। तो ज़रूरत नहीं है सर्किट बनाने की। आर की वैल्यू दे दी 50 ओम्स की, इंडक्टर दे दिया 0.1 हेनरी का, एंड द कैपेसिटर, ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। ये क्या है, माइक्रो, 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फैराड। पता है मांगा क्या उन्होंने आपसे, आप FR। पता है इसका आंसर क्या है, इसका फॉर्मूला देखो। अब इतना आसान सवाल है, अगर ये 5 नंबरों के लिए आ जाए और कोई बच्चा छोड़ दे तो मैं फिर उसके लिए क्या कहूँ कि उस बच्चे ने कितने आसानी वाले नंबर छोड़ दिए। फार्मूला पता है इसका क्या है, FR/2 होल रेडिकल LC, ये फार्मूला है इसका। अब देखो इसकी अगेन कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। सर्किट अगर देखना चाहो तो कुछ इस तरह का सर्किट हो सकता है। आई थिंक मैं इसका थोड़ा सैम्पल सही नहीं बना रहा। ये लो, ये सर्किट हो सकता है इसका। ठीक है, तो लिख दो बस सारी चीज़ें। FR = 1/2, पाई को ऐसे ही रहने दो, होल रेडिकल L 0.1, 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करो और मुझे ज़रा आंसर बता दो। 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 50.6। द आंसर इस बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। अच्छा हाँ, स्क्वायर रूट मिस आउट कर गया हूँ मैं। तो अच्छा, मैं आपको ना अभी ये ज़रा कंप्लीट हो जाए फिर एक बात बताऊँगा, बहुत ज़रूरी, उसको सुन के जाना, ठीक है। हर्ट्स, अच्छा राउंड ऑफ कर लो। 7 को अगर एक आगे कहीं करोगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ। देखो मुझे बात पता है क्या करनी है, मुझे पता है आप लोग ना बड़ी मेहनत करते हो। टीचर यकीन मानो कोई मेहनत नहीं करता बच्चों के मुकाबले में, सच बोल रहा हूँ, मैं खुद टीचर हूँ ना, मुझे बात पता है।
अगर मैं टीचर नहीं होता ना तो मैं ये बात बोलता तो शायद कोई मुझे कह देता आप गलत बात कर रहे हैं। लेकिन सही बताऊँ, जितनी मेहनत एक बच्चा करता है ना उतनी मेहनत टीचर नहीं करता। सुनो बात सुनो, टीचर को जस्ट 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम उसे मिला उसे पढ़ाना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम टीचर ऐसे देखे हैं कि जिन्हें जो टाइम मिला है ना वो उससे ज़्यादा पढ़ाएं। बात सुनो, हमें मिला है कि हमने आपको हफ्ते में 2 लेक्चर देने हैं और हर लेक्चर 30 मिनट का होना चाहिए। तो बहुत कम कोई ऐसा टीचर आपको मिलेगा जो कि हफ्ते में 4 लेक्चर आपको दे रहा होगा। क्यों? ताकि आपको कोर्स समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वो कोशिश करेगा कि बस 2 लेक्चर 30 मिनट के हो जाएं, चाहे बच्चे को बात समझ आए ना आए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके समझा दूँ, छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। अक्सर आप लोग बोलते हो सर बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, तो नो डाउट ये मुझे मिलता है ये बात डायरेक्ट। आप लोग अगर मुझे कुछ बुरा बोलते हो ना तो मैं उसे फ़ौरन पिक करता हूँ कि यार आखिर क्यों बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरी गलती होती है, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी बात बताने के लिए सेम टॉपिक का नाम लेके वीडियो बना देता हूँ। तो अब ये मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ऐसा आगे से ना हो। मैं अपनी अंदर की गलतियों को ठीक करूँगा। पहली बात हो गई। आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग पढ़ते हो, नंबर अच्छे नहीं आते, मायूस हो जाते हो। लेकिन मैं एक सही बात बताऊं, आप लोगों से गलती होती है। पता है वो गलती क्या होती है? एक शिप देखा है आपने? एक शिप देखा है? कभी समंदरी जहाज़ देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, टीवी पे, सामने, खुद कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर वो समंदरी जहाज़ अपने पोर्ट पर खड़ा रहे ना, यानी किनारे पर, तो वो वहाँ सबसे ज़्यादा सेफ़ है। वो ज़िंदगी भर सालों साल वहीं खड़ा रहेगा, उसे कुछ नहीं होना। लेकिन क्या एक समंदरी जहाज़ इस काम के लिए बना है कि उसे वहाँ खड़ा रखा जाए? नहीं, उसे इसलिए बनाया कि वो समंदर का सीना चीरता हुआ जाए और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाए और सामान पहुँचाए। इसी तरह आप हो, अगर आप अपने घर में रहोगे ना और कभी कोई मुश्किल चीज़ को फेस नहीं करोगे, परेशानियों को मुकाबला नहीं करोगे, तो इस तरह आपकी सलाहियतें और आपकी काबिलियत ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब परेशानी आए, मुश्किल आए, सब्र करो, शुक्र करो, नमाज से मदद लो और मेहनत करो। अगर किसी स्टूडेंट की ज़िंदगी में नंबर कम आ रहे हैं, बेशक उसके साथ जुल्म हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब उसे चाहिए कि एक बार वो ज़रा अपने अंदर झाँके कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई थी कि मैंने उस तरह की मेहनत करी। मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा जानता हूँ कि जो बोलते हैं सर हमारे साथ जुल्म हुआ, लेकिन वो पूरा साल क्या कर रहे थे मुझे पता था। पूरा साल आप लोग जो है वो नहीं पढ़ रहे हो, इधर उधर टाइम ज़ाया कर रहे हो, दोस्तों में इधर उधर जाकर, खेल कूद सब चक्करों में, तो ऐसे कैसे चलेगा? अगर कुछ बनना है ज़िंदगी में तो कुछ सेक्रीफाइस तो करना होगा ना। चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है, हर कोई मैच देखने जा रहा है, मेरे दोस्त सब, आज भी मैच है, हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ज़िम्मेदारी ये पढ़ाना है, और ये ज़िम्मेदारी मुझ पर किसी ने नहीं डाली, लेकिन मैं इसे ज़िम्मेदारी समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा काम है जिससे इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। इस लेक्चर की कोई फ़ीस नहीं है, ये हर अमीर गरीब देख सकता है। चाहे आप अनीस हुसैन में जाते हो या प्रैक्टिकल सेंटर या किसी भी कोचिंग में जाते हो, आप ये लेक्चर देख सकते हो, फ्री है आपके लिए। चाहे आप कोचिंग नहीं भी जाते तो भी देख सकते हो। तो बस समझाना ये चाहता हूँ यार, कोई ऐसी मेहनत करो कि जिसके बाद ना आपको कोई कह ना सके कि यार आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई होगी, आपने मेहनत करी है। अच्छा, आखिरी बात ये बोलता हूँ कि यार देखो, कभी कभार दिल करता है कि हम हंसें, खेलें, फजूल बातें करें, टाइम ज़ाया करें। उस वक़्त अपने आप को ना रोक लिया करो कि आज रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, उसके बाद लोग मुझे जो है ना खुद ही इज़्ज़त देंगे। पता है, जब आप ज़्यादा हंसी मजाक करते हो ना, ज़्यादा बदतमीज़ी करते हो, तो आपकी वैल्यू गिर जाती है। फिर वो वैल्यू दोबारा उठाने में ना सालों लग जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने हूँ, है ना, अभी अगर मैं कोई गिरी हुई बात कर दूँ, जस्ट कुछ 2-3 लफ्ज़ गिरे हुए बोल दूँ, तो आपके नज़रों में मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? कुछ नहीं। आप लोग मुझे पता नहीं फिर कैसे डील करो। कभी मैंने गाली नहीं दी होगी, कभी मैंने कोई गलत बात नहीं की होगी, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, 4-5 साल से। देखो आज तक हमें किसी ने कोई इतने बड़े लेवल पे अप्रिसिएशन नहीं दी। शायद हम कोई व्लॉग कुछ और बनाते तो बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिलती है हमें, गाना गाते या व्लॉग बनाते या कुछ और करते। हमने वो नहीं किया और हमें फिर अप्रिसिएशन भी नहीं मिली। हमने आपको पढ़ाया, हमें किसी ने नहीं बुलाया, कभी हमें किसी ने बुलाया? कभी आपने देखा किसी भी टीचर को किसी ने बुलाया हो, अप्रिशिएट किया हो स्टेज पर? नहीं करते। लेकिन हमें पता है इसकी अप्रिसिएशन हमें अल्लाह देगा, इसका जो इनाम है, इसका रिवॉर्ड हमें अल्लाह देगा। क्यों?
क्योंकि हम गाना गाते तो सिर्फ आपको सुकून मिलता शायद, वक्त ही होता है, या हम कुछ और करते, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो इससे आपके हालात बेहतर होंगे। आप पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छी जगह जाओगे, अच्छे मुकाम पे पहुँचोगे, अच्छे ओहदे पे पहुँचोगे, ज़िंदगी में हासिल कर लोगे। मैं भी अपना काम करता हूँ, जॉब होती है, इंटर्नशिप होती है, पढ़ाई होती है, दूसरी चीज़ें, तो इसमें भी टाइम निकालता हूँ। पढ़ाना मेरा शौक़ है, और बाकी फ़ीस वगैरह जो हमारी होती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि इस सिस्टम को चलाना होता है। तो मैं आप लोगों को बस इतना गाइड करना चाह रहा हूँ कि मेहनत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ की दुआ में ज़रूर याद रखना।